यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। भूगोल का मॉडल पेपर है जो आपके 10 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा मॉडल पेपर बहुत ही एनालिसिस के साथ एनालिसिस करके बनाया गया है, जिसके सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम्स में फंसने के चांसेस हैं। अगर आपने पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे पढ़ लिया तो आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे। आपको मैं बता दूँ, आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का होगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको मात्र 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर मात्र आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र का कार्य है। 25 और 26 दो मानचित्र का कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पूरा पेपर आंसर के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए पूरा मॉडल पेपर आप ध्यान से देखेंगे। मानव विकास का उपागम है। मानव विकास का उपागम है क्या? आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो बिल्कुल ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो इसमें से आपको बताना है कि भारत के पश्चिमी तट पर इनमें से कौन सा बंदरगाह नहीं स्थित है। तो मैं आपको बात बता दूं, कांदला है, मंगलौर है, मुंबई है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, लेकिन एन्नोर बंदरगाह, ऑप्शन नंबर घ, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है और ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? घ वाला सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? जन्म दर मतलब वहां पे बच्चों का जन्म दर सबसे ज़्यादा कम किस राज्य में है? तो आपको बताना है। तो भारत क्या केरल में है, क्या जम्मू कश्मीर में, गोवा में, या फिर उड़ीसा में है? तो उड़ीसा बहुत बड़ा राज्य है, जन्म दर यहाँ पे ज़्यादा ही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। केरल राज्य में, ये 2011 जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, केरल राज्य का जन्म दर सबसे कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति संबंधित है क्या? दुग्ध उत्पादन से, रबड़ उत्पादन से, चावल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। देखिए, जो दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है, और श्वेत मतलब सफ़ेद। तो ये इससे आप लॉजिक से आप याद कर सकते हैं कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। पांचवा प्रश्न है बच्चों, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा राज्य है? क्या झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है? तो मैं आपको बता दूं, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उड़ीसा राज्य। खास सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? क्या मध्य प्रदेश से जाती है, राजस्थान से जाती है, उत्तर प्रदेश से, या गुजरात से? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से जाती है? राजस्थान से होकर जाती है। फिर सातवां प्रश्न है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी निम्न में से कितने प्रतिशत है? विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी निम्न में से कितने प्रतिशत है? क्या 10%, 6%, 82 तो होगा ही नहीं, 4% है। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। मलिन बस्तियां सर्वाधिक कहाँ हैं? स्लम एरियाज यानी कि बस्तियां, मलिन बस्तियां सर्वाधिक कहाँ पे है? क्या महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में? तो मैं आपको बता दूं, मलिन बस्तियां सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। तो आ जाइए बच्चों यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका आपको मात्र 25 शब्दों में उत्तर देना है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाज, उनकी गतिविधियों, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करती है। फिर बच्चों 10वां प्रश्न है, खनन की दो विधियों के नाम लिखिए। खनन की दो विधियां क्या हैं? तो ओपन पिट माइनिंग होती है, जिसको खुली खादान खनन बोलते हैं, और एक होता है बच्चों अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, जिसको भूमिगत खनन बोलते हैं। फिर 11वां प्रश्न है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं घटक? आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, सतत और समानता। इनकम, हेल्थ, एजुकेशन और सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक है, तो 1, 2, 3 या 4 हो गए। फिर है, घरेलू कुटीर उद्योग क्या है? घरेलू कुटीर उद्योग क्या है?
तो घरेलू कुटीर उद्योग वे छोटे उद्योग हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा घर पर ही कम पूंजी, सादे उपकरणों और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके चलाए जाते हैं। फिर यहाँ पे देखें 12वां प्रश्न है, व्यापारिक केंद्र किन्हें कहा जाता है? तो व्यापारिक केंद्र वे स्थान या क्षेत्र होते हैं जहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ जैसे खरीद, बिक्री, विनिमय और वाणिज्यिक लेन देन बड़े पैमाने पर संयंत्र होते हैं। फिर है 14वां प्रश्न है, परती भूमि के प्रकार बताइए। परती भूमि के प्रकार बताइए। तो परती भूमि के मुख्य 2 प्रकार हैं। कौन कौन से भाई? स्थायी परती भूमि जिसको परमानेंट फॉलो लैंड बोलते हैं, और एक अस्थायी परती भूमि टेम्परेरी फॉलो लैंड बोलते हैं। वह भूमि जो लंबे समय से कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाई गई हो उसको स्थायी परती भूमि बोलते हैं। और अस्थायी परती भूमि क्या है बच्चों? वह भूमि जो कुछ समय के लिए कृषि से खाली छोड़ी जाती है ताकि मिट्टी की उर्वरता पुनः प्राप्त हो सके। फिर यहाँ पे आ जाइए 15वां प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है उद्योगों का अपशिष्ट। उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक और विषैले पदार्थ बिना शोधन के नदियों और जलाशयों में छोड़े जाते हैं। घरेलू अपशिष्ट, घरों से निकलने वाला सीवेज, गंदा पानी और कचरा सीधे जल स्रोतों से बहा दिया जाता है। फिर 16वां प्रश्न है बच्चों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वह परियोजना है जिसमें एक ही नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पेयजल आपूर्ति और जल परिवहन जैसे अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। फिर आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है, भारत में जल संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। तो भारत में जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जलाशयों और नदियों की सफाई, टपक सिंचाई और फौहारा सिंचाई का उपयोग, जल प्रबंधन शिक्षा और जन भागीदारी शामिल है। साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सतत जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 18वां प्रश्न है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 लाभ लिखिए। तो इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 प्रमुख लाभ हैं। पहला, सिंचाई सुविधा। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए जल उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाया। फिर है पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पेयजल प्रदान किया। हरित क्रांति, रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ बनाकर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। जलवायु सुधार और वृक्षारोपण, जलवायु सुधार में क्या है भाई? वृक्षारोपण और हरियाली से मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया गया। फिर 19वां प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए। तो स्वच्छंद उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जो किसी स्थान विशेष पर सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपने उत्पादन की प्रक्रिया और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए व्यापक स्थानों पर फैला होता है। यह उद्योग आमतौर पर बाजार की मांग और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर चलता है। फिर 20वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को स्पष्ट कीजिए। तो मानव विकास सूचकांक HDI एक संकेतक है जिसका उपयोग देशों के लोगों की समग्र भलाई और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह 3 प्रमुख घटकों पर आधारित होता है। पहला है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की आयु और जीवन स्तर को मापता है। शिक्षा का स्तर, एजुकेशन, पढ़ाई की औसत अवधि और साक्षात्कार दर को मापता है। आर्थिक आय, इनकम, व्यक्ति की औसत आय को मापता है। HDI देश के बीच सामाजिक आर्थिक समानता और विकास के स्तर की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण है। 21वां प्रश्न क्या कहता है? मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि के 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। मिश्रित कृषि एक प्रकार की कृषि है जिसमें एक ही खेत में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। ठीक है, तो किसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है उसको मिश्रित कृषि बोलते हैं। मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं ये हैं। विविधता, एक साथ फसलें और पशुपालन करके जोखिम को कम किया जाता है। संपन्नता, यह कृषि पद्धति खाद्य सुरक्षा और आय को सुनिश्चित करने में मदद करती है। 22वां है, साझा संपत्ति किसे कहते हैं? भारत के किन्हीं 4 साझा संपत्ति संसाधनों के नाम बताइए।
साझा संपत्ति वे संसाधन होते हैं जो आम जनता के लिए खुले होते हैं और किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होते हैं, बल्कि समाज के सभी सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। भारत में 4 प्रमुख साझा संपत्ति संसाधन हैं: नदियाँ, वन, समुद्र तट और वायु। ये सभी संसाधन सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। 23वां है, मानव भूगोल का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र बताइए। मानव भूगोल का अर्थ है मनुष्यों और उनकी गतिविधियों का भूगोल। यह शाखा मनुष्य के समाज, संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलापों, जनसंख्या वितरण और उनकी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बातचीत का अध्ययन करती है। मानव भूगोल में न केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं की जांच होती है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश की जाती है कि कैसे मनुष्य अपने आसपास की भूमि, जलवायु, संसाधनों और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। फिर अगला है, फिर आगे है, प्रकृति में इसमें भौगोलिक कारकों और मनुष्यों के बीच संबंधों की गहरी जांच होती है। क्षेत्र की दृष्टि से मानव भूगोल विभिन्न स्थानों और उनसे जुड़ी मानव गतिविधियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न देशों, शहरों या राज्यों की मानव गतिविधियां क्षेत्रीय स्तर पर कैसे भिन्न होती हैं, यह इस विषय में महत्वपूर्ण अध्ययन है। फिर अथवा में आपका प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को संक्षेप में विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, इसको आप अच्छे से पॉज करके पढ़ सकते हैं या मैं रीड ही कर दे रहा हूँ। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या थी? भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 3 और 4 के मेल से बनाई गई है, जो देश के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 3 और 4 के मेल से बनाई गई है। संपर्क और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, जिससे व्यापार, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिले। फिर है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, क्योंकि यह बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच सुचारू संपर्क सुनिश्चित करती है। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी इसमें होगा, क्योंकि बेहतर सड़क नेटवर्क इन क्षेत्रों को मुख्य शहरों से जोड़ेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से न केवल आर्थिक विकास में मदद मिलती है, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। 24वां प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्या है? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण उपाय समझाइए। तो संसाधन संरक्षण का तात्पर्य है कि प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक उपयोग, हानि और दुर्बलता से बचाव करना, ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपायों में शामिल है कौन कौन से? ऊर्जा की दक्षता बढ़ाना, उपकरणों और मशीनों में ऊर्जा दक्षता तकनीकों का उपयोग करना, जैसे कि ऊर्जा बचत युक्त बिजली उपकरणों का प्रयोग। फिर है पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास। कम उपयोग वाली तकनीकों को अपनाना, ऊर्जा संरक्षण तकनीकों जैसे कि टेपरिंग लाइटिंग, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा कुशल यातायात प्रणालियों को अपनाना। फिर है रेनवेस्ट एनर्जी का उपयोग, अपशिष्ट ऊर्जा का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग के माध्यम से ऊर्जा की बचत करना। फिर है स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा खपत की निगरानी और प्रबंधन के लिए स्मार्ट मीटरिंग का उपयोग करना। इन उपायों से ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। फिर 8वां वाला प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियां भूमि और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं में भिन्नता को दर्शाती हैं। कॉम्पैक्ट बस्ती, यह बस्ती घनी बस्ती होती है जहां घरों के समूह एक साथ बने होते हैं, सामान्यतया कृषि भूमि के पास होती है और भूमि उपयोग अधिक कुशल होता है।
फिर बच्चों है विखरित बस्ती। इस प्रकार की बस्ती खेतों और जंगलों के बीच फैली होती है जहां पर थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं। यह बस्ती अधिक आत्मनिर्भर कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त होती है। फिर है साबुन। झील किनारे की बस्ती। साबुन या फिर झील किनारे की बस्ती, यह बस्ती जल स्रोतों के पास स्थित होती है जैसे कि नदियाँ, तालाब, झीलें। यहाँ कृषि और जल आधारित गतिविधियाँ प्रमुख होती हैं। फिर है ग्राम पंचायत बस्ती। ये बस्तियाँ प्रशासनिक केंद्रों के पास स्थित होती हैं जहाँ सरकारी कार्यालय, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। फिर है घाटी बस्ती। यह बस्ती पहाड़ियों के बीच या नदियों के किनारे स्थित होती है जो प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर भूमि उपयोग को प्रभावित करती हैं। इन प्रकारों की बस्तियां ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं जो उनकी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करती हैं। फिर 25वां प्रश्न जो आपका मैप का प्रश्न है। भारत में दिए गए मानचित्रों में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको नाम लिखना है और साथ ही साथ में उसको मैप में हमें दर्शाना है। तो मैप में आप दर्शाना देख लीजिएगा। यहाँ पे मैप मैं नहीं खोला हूँ, मैप का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी आप इनके उत्तर देख लीजिए और आप मैप में वहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब भारतीय मैप से रिलेटेड हैं। तो भारत का एक मैप होगा जिसमें आपको स्थान दिखाना होगा। जैसे कि प्रश्न क्या है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये उत्तर हो गया आपका। अरुणाचल प्रदेश आपको मैप में दिखाना होगा। फिर बच्चों है केरल राज्य की राजधानी क्या है, तो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। फिर उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो आपको दिखाना है मैप में। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान है। ये सारे उत्तर हो गए। फिर विश्व में दिए गए, अब विश्व मानचित्र से क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, उसको भी आपको दिखाना होगा। प्रश्न क्या है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो चाइना है। अब चाइना को आपको दिखाना होगा। विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, इंडोनेशिया। आपको इंडोनेशिया दिखाना है मैप में। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, तो टोक्यो दिखाना है। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी अमेजॉन, तो अमेजॉन आपको दिखाना है, अमेजन नदी। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप तो अंटार्कटिका, तो आपको मैप में अंटार्कटिका दिखाना है। तो इस प्रकार ये पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो सभी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर कोई वीडियो में आपको कोई गलती नजर आती तो आप कमेंट करके बताएंगे जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।